हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्फेरिकल मिरर मीन्स गोलीय दर्पण। आखिरकार ये क्या होते हैं। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी गाड़ियों के साइड ग्लास देखें? अगर आपने गाड़ियों के साइड ग्लास देखे हैं तो समझ लीजिए टॉपिक अपना यहीं पे क्लियर हो जाता है। हम दुनिया में देखते तो बहुत सी चीज़ों को हैं, परंतु हमें यही पता नहीं है कि आखिरकार वो चीज़ है क्या। आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कि आखिरकार ये गोलीय दर्पण क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि गाड़ियों का जो साइड ग्लास होता है यह भी एक क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। सीखते हैं कि आखिरकार गोलीय दर्पण क्या है। देखो, गोलीय दर्पण का मतलब अपने को याद रखना है, गोलीय यानी गोल, और दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं उसे क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण का मतलब हम बोल सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण। अब आखिरकार ये गोलीय दर्पण तो हो गया, बोला गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल बता चुका हूं आपको मैं कि गोलीय दर्पण क्या है। एटीएम मशीनों में लगने वाला जो दर्पण होता है वो भी गोलीय दर्पण होता है। गाड़ियों के साइड ग्लास ये भी गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, याद रखना है। गोलीय दर्पण सिर्फ कितने प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। एक तो होता है अवतल और एक होता है उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अवतल दर्पण, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमने क्या ले लिया, अवतल दर्पण ले लिया। इस अवतल दर्पण के अंदर अपने को याद रखना है कि अवतल की स्टार्टिंग किससे हो रही है। आपको सभी को पता है अवतल की स्टार्टिंग ऐसे हो रही है। किससे हो रही है, ऐसे। अब F4 अवतल और F4 अंदर, यानी जो अवतल दर्पण होता है उस अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, देखो जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं उसे परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। तो अपने को याद रखना है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कहां पर हो, अंदर की तरफ। कहां पर हो, अंदर की तरफ। अब किसी भी दर्पण के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो होता है परावर्तक पृष्ठ और एक होता है परावर्तक पॉलिश। परावर्तक पृष्ठ जिसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं और पॉलिश जो उसके पीछे की जाती है वो क्या होती है, उसकी पॉलिश होती है। अब अगर परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है तो पॉलिश कहां पर होगी, बाहर की तरफ। और अगर परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है तो पॉलिश कहां पर होगी, अंदर की तरफ। ये दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो वही अपने को याद रखना है कि अवतल दर्पण के अंदर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कहां पर हो, अंदर की तरफ, तो परावर्तक पॉलिश कहां पर होगी, बाहर की तरफ। तो ये अपने को याद रखना है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ और परावर्तक पॉलिश बाहर की तरफ होती है तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। आखिरकार ये अवतल दर्पण का सर काम क्या होता है, तो अवतल दर्पण का मैं आपको बोला था F4 अवतल F4 अंदर। तो इससे ही अपने को याद रखना है कि जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी उनको सबको अंदर की तरफ ले आता है। अंदर की तरफ का मतलब अपने को याद रखना है इकट्ठा कर लेता है। क्या कर लेता है, इकट्ठा। अब इकट्ठे का मतलब बोलते हैं केंद्रित। क्या बोलते हैं, केंद्रित। यानी इस पर जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी उन सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह पर ही क्या कर लेता है, केंद्रित कर लेता है, और उसे ही क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। अब पता चल गया अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण के कार्य क्या होते हैं, और अवतल दर्पण का एग्जाम्पल और पता हो तो मजा आ जाए। तो अपने को याद रखना है कि अवतल दर्पण का एग्जाम्पल क्या होता है। अवतल दर्पण का एग्जाम्पल होता है दोस्तों सर्च लाइट। जिससे भी हम किसी भी चीज को खोजते हैं ना उसे कहा जाता है सर्च लाइट, जो हमारे पास नॉर्मली सबके पास होती है। तो वो सर्च लाइट के अंदर कौन सा दर्पण होता है, तो याद रखना है अपने को अवतल दर्पण। ये पूरा अवतल दर्पण था। अब बात करते हैं कि आखिरकार उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण का अपने को याद रखना है कि जैसे अवतल के अंदर अंदर था ऐसे ही उत्तल के अंदर ऊपर है। U4 उत्तल और U4 ऊपर, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कहां हो, ऊपर की तरफ हो, उभरा हुआ हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो। अब अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो परावर्तक पॉलिश कहां पर होगी, अंदर की तरफ होगी। तो परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी इसकी, हम बोल सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर और परावर्तक पॉलिश अंदर की ओर होती है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। आखिरकार उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, देखो U4 उभरा, U4 ऊपर, यानी प्रकाश की किरणें जितनी भी आएंगी उनको सबको ऊपर, ऊपर का मतलब फैलाना, फैला देता है। यानी जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी उन सभी प्रकाश की किरणें को जब ये सतह पर टकराती हैं प्रकाश की किरणें तो वो सभी प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। सभी प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। आपको सभी को नॉर्मली पता होगा, एटीएम मशीन आपने देखी होंगी। एटीएम मशीनों के अंदर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो एटीएम मशीन के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
आखिरकार ये जितने भी दर्पण होते हैं, इन दर्पण के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई भी मन से एक गोलीय दर्पण ले लो। एक गोलीय दर्पण मैं ले लिया उत्तल दर्पण। क्या ले लिया? उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण, कोई भी एक दर्पण ले लिया। अब इस दर्पण के अंदर अपने को याद रखना है कि इस दर्पण के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, इस दर्पण के अंदर एक तो होता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसे कहा जाता है, मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं, जरूर देखना। ऐसा पृष्ठ आप जब पहले की वीडियो देखोगे तो अच्छे से और समझ में आएगा, वीडियो को जरूर देखना। वहां पे जाके अपने को याद रखना है कि ऐसा पृष्ठ जिस पर आपतितकरण और परावर्तितकरण को देखा जाता है। परावर्तक पॉलिश में आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस परावर्तक पृष्ठ के कॉर्नर पार्ट्स होते हैं। कॉर्नर पार्ट्स, कोने, उन कॉर्नर पार्ट्स को क्या कहा जाता है, तो कॉर्नर पार्ट्स को कहा जाता है द्वारक। क्या कहा जाता है? द्वारक। यानी दर्पण के कोणीय बिंदुओं को क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। अब इस दर्पण के अंदर एक सीधी सी लाइन होती है। एक क्या होती है? सीधी सी लाइन होती है। कोई भी दर्पण होगा, दर्पण के अंदर एक सीधी सी लाइन होती है। आखिरकार वो सीधी सी लाइन क्या है, तो उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। आखिरकार मुख्य अक्ष की डेफिनेशन क्या होगी, तो मुख्य अक्ष की डेफिनेशन अपने को याद रखनी है कि वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष जाता है। अब ये तो अपने को समझ में आ गया, आपको सभी को और मुझे भी ये बात समझ में आ गई कि मुख्य अक्ष क्या है। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि ध्रुव और वक्रता केंद्र क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ध्रुव किसे कहा जाता है। ध्रुव का अपने को याद रखना है कि मुख्य अक्ष और दर्पण, मुख्य अक्ष और दर्पण का जो कटान बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्रुव कहा जाता है। यानी दर्पण और मुख्य अक्ष का जो कटान बिंदु होगा उसे ध्रुव कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहा जाएगा। फिर आखिरकार वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र आपने कभी मैथ के अंदर सुना होगा, वृत्त, वृत्त का केंद्र, और वृत्त का जो केंद्र होता है उसे केंद्र कहा जाता है मैथ के अंदर, और दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है उसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। यानी ये जो होता है वक्रता केंद्र, ये दर्पण का केंद्रीय बिंदु होता है। तो हम बोल सकते हैं दर्पण के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है, जो कि फोकस बिंदु से दुगनी दूरी पर उपस्थित होता है। जो फोकस दूरी होती है उस फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर उपस्थित होता है। अब अगर ये फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर उपस्थित होता है तो आखिरकार ये फोकस दूरी क्या है, फोकस बिंदु क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं फोकस दूरी किसे कहा जाता है और फोकस बिंदु किसे कहा जाता है। फोकस बिंदु जो होता है उसे कैपिटल एफ से इंडिकेट किया जाता है, और जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं, यानी कोई दर्पण है, इस दर्पण से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो जितनी भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष बता चुका हूं आपको, मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी प्रकाश की किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु कहा जाता है। आखिरकार ये जो मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस तो अपने को पता लग गया कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी का मतलब अपने को याद रखना है कि ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहा जाता है, और वक्रता त्रिज्या किसे कहा जाता है, तो याद रखना ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस बिंदु जो होता है, फोकस बिंदु से दुगनी दूरी पर वो क्या होता है? उपस्थित होता है। तो अपने को याद रखना है कि अगर आखिरकार जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी से क्या होती है? दुगनी होती है। क्या होती है? दुगनी, यानी डबल होती है। तो इसे हम r बराबर 2f भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? r बराबर 2f, क्योंकि वक्रता केंद्र, वक्रता जो दूरी होती है उस वक्रता दूरी को या फिर वक्रता त्रिज्या को हम r से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, और जो आपकी जो फोकस दूरी होती है इस फोकस दूरी को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल f से। तो हम लिख सकते हैं r = 2f, हम इसे लिख सकते हैं।